क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा कोण वेस्ट होगा। कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, सप्लीमेंट कोण किसे कहते हैं, फिर कम्प्लीमेंट कोण क्या होते हैं, पूरक संपूरक कोण क्या होते हैं, इन सबको हम लोग समाहित करते हुए एक क्लास बनाएंगे। देखिए इस क्लास में हमारा कोण किसे कहते हैं, पहले हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं ना। कोण का मतलब होता है एंगल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। कोण मतलब ये होता है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव, है ना। दो रेखाओं के बीच का झुकाव है, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। तो कोण देखिए, जैसे ये दो रेखाएं हो गई हमारी, एक रेखा ये हो गई, मान लें हमारी ये रेखा ये भी है और दूसरी रेखा हमारी AC है। इन दो रेखाओं के बीच का झुकाव अगर ये है तो इसको मान लें थीटा। यह दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है यही कोण कहलाता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी देखें कि जब दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर मिलती है, अगर हम लोग ये कहें कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर बनते हैं तो मिलती हैं तो इनके बीच जो झुकाव बनता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे हमारे अगर हाथ की बात कर लें तो जो हाथ है ये इनके बीच भी अगर कोण कोई बन क्रिएट होता है तो ये भी हमारा क्या होता है, कोण है। अगर हम एक दीवार, दो दीवारें ले लें तो दीवारें जब एक दूसरे से आकर मिलती हैं उनके बीच भी एक झुकाव होगा, वो भी क्या होगा, ये कोण होगा। तो जब दो दीवारें होती हैं उनके बीच जो झुकाव होता है वो भी एक कोण बनता है। अगर हम लोग देखें जो दरवाज़ा लगा होता है तो दरवाजे में भी देखेंगे दीवार और दरवाजे के बीच जो एक निश्चित गैप बनता है, जो एक दूसरे पे मिले रहते हैं, उनके बीच जो झुकाव होता है उसको भी कोण कहते हैं। अगर हम लोग दो उंगलियों की बात कर लें इनके बीच भी देखेंगे ये एक गैप आता है, दोनों रेखाएं मिल रही है एक जगह और इनके बीच जो गैप आ रहा है यह क्या है, कोण है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी तमाम तरह के कोण बनते हैं। तो हमारा कोण क्या हुआ कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव, मतलब इन दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं क्या हो एक ही बिंदु पर मिले तो यह इनके बीच एक झुकाव होता है। इस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को हम लोग अलग अलग चीज़ों से दर्शाते हैं। जैसे अगर हम कोण को कभी हम लोग थीटा से दिखा लेते हैं, तो कभी अल्फा से दिखाते हैं, तो कभी बीटा से दिखाते हैं, है ना, कभी गामा से दिखाएंगे, तो कभी ईटा से दिखाएंगे, और कभी कभी हम लोग साई और फाई से भी दिखाते हैं। हमारा इस तरह से तमाम कोणों को हम लोग भिन्न भिन्न सिंबल से दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग कोणों की आइए देखते हैं कि हम लोग कोण की प्रकृति क्या होती है, कि कोण कितने तरह के होते हैं, कोण की प्रकृति धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आइए देखें कोणों की प्रकृति। कोणों की प्रकृति क्या होती है, जैसे कोण भी जैसे संख्याएं हमारी होती है, कुछ धनात्मक होती है कुछ ऋणात्मक होती है, इसमें कोण भी हमारे क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं। तो ये कोण की प्रकृति जो होती है धनात्मक होती है। जैसे ये होता है कुछ कोण क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोण, है ना। तो जो हमारे धनात्मक कोण होते हैं, कुछ होते हैं ऋणात्मक कोण होते हैं। ऋणात्मक कब बनता है, धनात्मक कब बनता है। अगर हम लोग देखें कि ये रेखा एक है, इस पर अगर ये कोण इस तरह से इसके हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चल करके कोई कोण बन रहा है ना। अगर हम लोग देखें तो अगर ये हमारी OA और OB है, ठीक है, OB अगर हमारी है, अगर इसको मान लें हम लोग A, इसको मान लें B, ठीक, तो OA से जो OB यह जो इसके बीच जो कोण बना रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक, है ना। एंटी क्लॉक जब घूमती है कोई जब कोई एंटी क्लॉक कोई एक रेखा घूम करके जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग कहते हैं धनात्मक कोण, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन वही जब दूसरा कोण बनता है कि अगर हमारी यह कोई एक रेखा है AB है, ठीक, और यह रेखा जो घूम करके हमारी इस तरह से घड़ी की दिशा में आती, क्लॉकवाइज आती, इनके बीच भी एक कोण बनता है। इस कोण को हम लोग क्या
ऋणात्मक कोण होगा। इस तरह से हमारा एक धनात्मक कोण होता है, एक ऋणात्मक कोण होता है। तो आइए हम लोग देखें कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के प्रकार, कोण कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग कोण देखें कि कोण हमारा जो पहला कोण होगा, कोण तो मुख्यतः देखा जाए तो कोण हमारे 7 तरह के होते हैं। और ये जो हमारा पहला कोण होता है जिसको हम लोग कहते हैं शून्य कोण, है ना। एक हमारा कोण होता है जिसको हम लोग कहते हैं शून्य कोण, या इसी को हम लोग कह लें जीरो एंगल, है ना। इसको क्या कह लेंगे, जीरो एंगल, ठीक। तो शून्य कोण क्या होता है, कोई हमारी जो ओरिजिन लाइन होती है जहाँ से हमारी कोण बनता है, जहाँ से जो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है, अगर यह रेखा क्या करे अपने स्थान पर, यह रेखा हमारी जो मूल रेखा है, जो मूल रेखा है, जो ओरिजिनल रेखा है, यह रेखा जो अपने ही स्थान पर रखकर कोई कोण बनाए, मतलब ये इसी पर ही संपाती हो ना। और इस कोण को अगर हम लोग कहें ये रेखा आगे न बढ़े तो इस कोण को अगर कहना हो तो यह कोण कितने अंश का होगा, यह शून्य अंश का। अर्थात कोई भी कोण हो जिसका मान शून्य अंश हो वह कहलाएगा जीरो कोण। अब देखिए हम लोग जैसे दूसरा कोण की बात करें तो हमारा एक कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोई भी कोण न्यून कोण कब कहा जाएगा, कोई भी कोण जिसका मान क्या हो, शून्य से बड़ा हो, परंतु वह कोण 90 अंश से छोटा, उस कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। तो ऐसा जैसे हमारा कोई भी कोण है, ये हमारी एक रेखा है, ठीक, ये हमारी ओरिजिनल रेखा है वही, ठीक। अगर इससे एक कोण बन रहा है इस तरह से, और इस कोण का मान लें हमारा यह कोई भी है, और इनके बीच जो बन रहा है मान लें 30 अंश 40 अंश है, तो यह कोण जो हमारा होगा क्या, शून्य से बड़ा होगा। अर्थात ऐसा कोई भी कोण होगा जो क्या हो, शून्य से बड़ा हो, है ना। अगर ये कोण हमारा थीटा है तो शून्य से बड़ा हो, बट 90 अंश से छोटा हो, उस कोण को हम लोग कहेंगे न्यून कोण। उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा यही हुई कि ऐसा कोई भी कोण न्यून कोण कहलाएगा जिसका मान जो हमेशा शून्य से बड़ा हो बट 90 अंश से छोटा। इस तरह अगर हम लोग देखें तो जो हमारे 30 अंश का कोण हुआ ये भी न्यून कोण होगा। अगर हम लोग 65 अंश की बात करें ये भी न्यून कोण होगा। अगर हम लोग 80 अंश की बात करें तो ये भी न्यून कोण होगा। अगर हम लोग 89 अंश की बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा, है ना। ये हमारा न्यून कोण होगा। जब तक हम लोग 90 नहीं पहुंचते हैं तब तक हम लोग न्यून कोण ही कहेंगे। और हम लोग अगला कोण लेते हैं तो हमारा जो कोण होगा एक समकोण। क्या होगा, समकोण। समकोण क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल, है ना। तो समकोण क्या होता है, ऐसा कोई भी कोण जिसका मान 90 अंश हो उसको हम लोग कहेंगे समकोण कोण। जैसे जब दो रेखाएं इस तरह से होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर मतलब सीधे सीधे लंबवत आके मिलती हैं तो यह जो कोण निर्मित होता है इस तरह से, यह कोण हमेशा होता है 90 डिग्री, अर्थात यह समकोण होता है ना। जब कोई भी कोण हो जिसका मान हमेशा 90 अंश हो उसी कोण को हम लोग कहेंगे समकोण। इस तरह से यह जो एंगल हमारा इस तरह भी बन सकता है ना, जैसे हमारा यह इस तरह से कोई कोण हो और यह कोण, और इनके बीच की भी अगर हम देखें तो अगर यह 90 अंश है तब भी हम कहेंगे यह समकोण है ना। अगर हमारा कोई भी कोण बना रहा है, अगर इस तरह से ये बना और दूसरी लाइन आके इस पर परपेंडिकुलर मिल रही है और परपेंडिकुलर मिलेगी तब हम कहेंगे यह क्या है, हमारा है समकोण, है ना। यह हमारा है ना, तो हम लोग इसको भी कहेंगे समकोण है। इस तरह से जो भिन्न भिन्न डिफरेंस शेप हो सकते हैं बट उनके बीच का कोण हमेशा क्या होगा, 90 अंश। जब 90 अंश होगा तभी हम कहेंगे समकोण है। आइए अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है देखते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है, ऐसा कोण होता है कि जिसका मान हमेशा 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है बट 180 अंश से छोटा होता है। ऐसा कोई भी कोण हो जिसका मान हमेशा क्या हो, 90 अंश से बड़ा हो, है ना, 90 अंश से बड़ा हो
बट 180 अंश से छोटा, इस कोण को हम लोग कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण का अगर चित्र बनाए तो हम देखें कि अगर हमारा कोई OX एक लाइन है, अगर इस पर देखें सीधे लंबवत मिलती तो हमारा समकोण बनता, लंबवत ना बन के क्या होगी, थोड़ा सा बाहर चली जाएगी। तो यह लाइन जो, यह रेखा हमारा, यह कोण जो बनेगा, यह बनेगा हमारा अधिक कोण। इस तरह से यह कोण हमारा 125 अंश हो सकता है, 135 अंश हो सकता है, कोई भी कोण होगा। जैसे हमारा 175 अंश है तब भी हम कहेंगे अधिक कोण है, 160 अंश है तब भी एक अधिक कोण है, क्योंकि इसका मान भी हम देखेंगे कि 180 अंश से छोटा है बट 90 अंश से बड़ा है। 160 अंश भी हमारा क्या है, अधिक कोण है, क्योंकि 90 अंश से बड़ा है बट 180 अंश से छोटा है, तो यह कोण भी हमारा अधिक कोण होगा। हम लोग कोई भी चित्र बनाएंगे तो हमारा जो हमेशा इस तरह से बनेगा, है ना। अगर ये हमारी जो कोण एक बना रहा है और यह कोण मान लीजिए इसके बीच का कोण बन रहा है जो हमारा 170 अंश है ना, तो 170 अंश तब भी हमारा क्या है, अधिक कोण है ना। तो आइए हम लोग अगला कोण लेते हैं कि अगला कोण कौन सा है। अधिक कोण के बाद आता हमारा ऋज कोण। ऋज कोण क्या है, हमारे यह ऋज कोण है। ऋज कोण क्या होता है, ऐसा कोई भी कोण हो जिसको ऋज कोण, तो ऋज कोण का मतलब होता है कि जिसका ऐसा कोण कोई हो जिसका मान हमें क्या हो, 180 अंश हो ना, उस कोण को हम लोग कहेंगे ऋज कोण। इस ऋज कोण को अगर हम लोग चाहें तो सरल रेखा कोण भी कह सकते हैं ना, सरल कोण या सरल रेखा कोण कह सकते हैं, है ना। यह हमारा सरल रेखा कोण भी कह सकते हैं। तो यह ऋज कोण कैसे बनता है, कोई एक लाइन इस तरह से और यह घूम करके इस तरह से आए और इसके सीध यह लाइन क्या करे, यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक इसके सीध ठीक अपोजिट चली जाए, है ना। जैसे OA एक लाइन है और यह रेखा यहाँ से घूमते हुए यह पूरा कोण बनाते हुए क्या हो जाए कि यह सीध OA के विपरीत हो जाए, मतलब दोनों लाइन क्या, दोनों रेखाएं एक लाइन में हो जाएं, एक सीध में। तो इस कोण को हम लोग कहेंगे ऋज कोण या सरल रेखी कोण या सरल रेखा कोण कहेंगे, है ना। तो इस कोण को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हमारे 180 अंश इधर बनेगा तो 180 अंश हमारा इधर भी बनेगा, है ना। तो दोनों तरफ से 180 अंश का बनेगा। इसी कोण को हम लोग रेखी कोण भी कह लेते हैं। तो इसी कोण को जैसे कोई भी इस तरह लाइन खींच दें तो इनके बीच जो कोण बनता है किसी पॉइंट पर, तो मान लें हम पॉइंट O है, तो इनके बीच जो कोण बना यही हमारा क्या कहलाएगा, रेखी कोण कहलाएगा। अगर हम लोग कहें इस तरह से मिला दें तो यह रेखी कोण क्या होंगे, तो इन दोनों का कुछ मान होगा, है ना। अगर यह जब एक बिंदु पर 180 अंश का कोण मिला तो इसका मतलब x और y को अगर ऐड करेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा, है ना। चलिए हम लोग अगला कोण लेते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स कोण या बृहत कोण क्या है। बृहत कोण ऐसा कोई भी कोण हो, जैसे हमारी ये लाइन हमारी OA है, ठीक, और यहाँ से ये घूम करके क्या करे, 180 अंश से अधिक पे चली जाए। कहाँ चली जाए, 180 अंश से अधिक पे चली जाए। इस कोण को जो बनेगा, इस कोण को हम लोग कहते हैं बृहत कोण। मान लें कि इसका मान 370 नहीं, मान लिया कि इसका मान जो हमारा है 240 अंश है ना। तो इस कोण को हम लोग कहते हैं बृहत कोण। तो अर्थात बृहत कोण ऐसा कोण होता है, ऐसे किसी भी कोण को हम लोग बृहत कोण कहेंगे जिसका मान क्या होना चाहिए कि वह हमेशा जो होता है 180 अंश से बड़ा हो ना, 180 अंश से बड़ा हो। बट 360 अंश से छोटे कोण को हम लोग कहेंगे, ऐसे छोटे कोण को हम लोग कहेंगे बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अर्थात अगर हम लोग 270 की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, समकोण बृहत कोण है। लेकिन इसका जब चित्र बनाएंगे तो ये हमारी रेखा इस तरह में होकर के क्या होगी, लंबवत हो जाएगी, है ना, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यह कोण हमारा बृहत कोण है, तो यह 270 हो गया। अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखें तो 300 अंश का कोण, तो यह भी हमारा क्या 360 से छोटा है बट यह 180 अंश से बड़ा है, तो यह भी हमारा क्या है, एक बृहत कोण है। इसको अगर बनाना चाहें तो इस तरह से हमारा बन करके इस तरह आ जाएगा ना, यहाँ से घूम करके इस तरह। तो यह कोण हमारा क्या बनेगा, ये हमारा है बृहत
कोण, है ना। इस तरह से यह कोण भी हमारा, ऐसे कोण, कोई भी ऐसा कोण हो जिसका मान हमेशा 180 अंश से बड़ा हो बट 360 अंश से छोटा, उस कोण को हम लोग बृहद कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण या कंप्लीट कोण, संपूर्ण कोण या कंप्लीट कोण पे आता है ऐसा कोई भी कोण हो जिसका मान कितना हो, सीधे सीधे हमारा 360 अंश हो जाए, है ना। कोई भी ऐसा कोण जिसका मान 360 हो गया उसको संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट को एंगल कहेंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग देखें कि जब ये हमारी एक लाइन्स होती है, इस लाइन से हम लोग जो ओरिजिनल लाइन्स है यहाँ से हमारी रेखाएं चलती है, जब यह रेखा इस तरह बढ़ करके घूमते घूमते आ करके इसी पर संपाती हो जाए, कहाँ पर, ओ ए पर ही आके मिल जाए, तो इस कोण को जो हमारा बनेगा तो ओ ए और घूम करके क्या ओ ए पर ही ओ बी आके मिल जाए, ओ बी आके इसी पर मिल जाए, इस कोण को हम लोग कहेंगे संपूर्ण कोण या 360 अंश का कोण। तो इस तरह से जो हमारा कोण बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। तो अब हम लोग देखें कि संपूर्ण कोण अर्थात अगर हम ये कह लें कि एक बिंदु पर बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। किसी बिंदु पर अगर देखा जाए तो इस तरह से इस पर अगर कोण बन रहा है तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, है ना, संपूर्ण कोण। इसका मान हमेशा 360 अंश होता है। इसी तरह किसी रेखा पर बना कोण, तो रेखा पर बने कोण की बात कर रहे हैं तो वह रेखा पर बने कोण की मान कितना होगा, हमेशा 180 अंश होता है। यही हमारा रेखी कोण होता है या फिर इसी को हम लोग कह लेते हैं ऋजु कोण। आइए हम लोग देखते हैं आगे चल के कोटिपूरक कोण, है ना। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री या कोटिपूरक कोण का मतलब दो ऐसे कोण, है ना, दो ऐसे कोण, दो कोण ले ले, ठीक, दो ऐसे कोण जिनका योग, है ना, जिनका योग या फिर कह ले जोड़, है ना। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, यह सीधे सीधे 180 अंश कोटिपूरक कोण, है ना, कोटिपूरक कोण होता है। तो कोटिपूरक कोण, तो ऐसे दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो, सीधे सीधे योग को हम लोग कहते हैं जोड़, है ना। जिनका जोड़ अगर हो जा रहा है 90 अंश, है ना, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो उस कोण को हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण। तो कोई भी दो कोण ले ले तो अगर उसका योग अगर हमारा, जैसे अगर हम लोग 40 का कोटिपूरक कोण पता करना हो, 40 का कोटिपूरक कोण कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल हमारा 90 अंश होगा, है ना। इसी तरह अगर हमको पता करना हो कि 70 का कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो 70 का कोटिपूरक 70 में अगर हम लोग 20 जोड़े तो 90 हो रहा था, अर्थात 70 का कोटिपूरक 20 हो गया। लेकिन अगर हम ये पता हो कि क्योंकि हम जान रहे हैं कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल क्या हो 90 अंश, उस कोण को हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, अब देखिए किसी कोण को, जैसे हमारे एक कोण हमारा अल्फा है और एक थीटा है, दूसरा हमारा अल्फा है, ये दोनों कोण कोटिपूरक कोण है, अर्थात इनका योगफल देखें तो 90 अंश होगा। अर्थात अगर हम लोग कहें कि थीटा का कोटिपूरक कोण क्या होगा तो क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा गया तो इधर आकर के घट जाएगा, है ना। ये हमारा कोटिपूरक कोण निकालने का तरीका होता है। अगर हमको पता करना है कि 70 अंश या 80, हम पता करना हो कि 75 अंश का कोटिपूरक कोण क्या है, तो 75 अंश का कोटिपूरक कोण के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे 90 में से 75 घटा देंगे, जो आएगा वही उस 75 अंश का कोटिपूरक कोण हो जाएगा। तो हम लोग देखें तो 75 अंश का जो कोटिपूरक कोण होगा, कोटिपूरक जो कोण होगा वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 15 अंश हो गया। इसी तरह हम तमाम कोणों का कोटिपूरक निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना 35 अंश का कोटिपूरक कोण कितना होगा, तो अगर कोटिपूरक की बात करें तो 35 अंश का कोण हमारा हो जाएगा 55 अंश, है ना। यह कोटिपूरक कितना हो गया, 55 है। इस तरह से हम सभी कोणों का कोटिपूरक निकालने के लिए सीधे 90 में से घटा देंगे, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही कोटिपूरक कोण हो जाएगा। संपूरक कोण अर्थात
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो दो ऐसे कोण जिनका योगफल क्या हो 180 अंश है। उसमें जो था 90 अंश, इसमें जो हमारा 180 अंश होगा, है ना। तो दो ऐसे कोण जिनका योगफल क्या हो, दो ऐसे कोण जिनका योगफल, है ना, जिनका योग या जोड़, है ना, जिनका योग कह सकते इसी को जोड़, है ना। दो ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 अंश हो उनको कहेंगे संपूरक कोण। जैसे अगर हमको 120 का संपूरक कोण पता करना तो 120 का सीधे सीधे संपूरक कोण कितना होगा? अगर इसका देखें तो अगर 60 इसमें ऐड करते हैं तो हमारा ये 180 अंश हो गया, है ना। अर्थात अगर हम लोग ये कहें कि 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो 70 अंश का संपूरक कोण तो हम 110 हमारा होगा, इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। अर्थात अगर हम लोग देखें जैसे संपूरक कोण पता करते थे उसी तरह हम लोग जैसे कोटपूरक पता किए थे उसी तरह हम लोग संपूरक कोण भी पता कर सकते हैं। जैसे हमको पता करना हो कि 35 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जब दो संपूरक कोणों का योगफल 180 हो तो सीधे सीधे में 180 में से अगर 35 घटा देंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, 35 का संपूरक कोण हो जाएगा। तो घटाएं तो देखें तो ये हमारा 145 अंश है। तो 135 का जो कोटपूरक कोण होगा, संपूरक कोण होगा, कितना होगा 145 अंश, क्योंकि अगर इसको ऐड करें देखें तो ये भी हमारा 180 अंश होगा। इस तरह से किसी भी कोण का अगर हम लोग संपूरक कोण पता करना हो तो सीधे हम 180 अंश से घटा देंगे। जैसे अगर हम लोगों को पता करना हो कि 112 का जो कोटपूरक कोण क्या होगा, तो सीधे सीधे 180 में से 112 घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा 112। तो घटाइए, देखिए ये 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारा मतलब 68 अंश 112 का संपूरक कोण हो जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं, देखते कैसे सॉल्व होता है। इस तरह से हम लोग देखें तो ये हमारा लेक्चर्स प्रश्न लेने पे ये लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर्स को हम लोग यही समाप्त करते हैं। यह लेक्चर्स देखने के अगर आप लोगों को बहुत पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।